विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को आपके हिंदी का जो सेकंड चैप्टर है मंत्र, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जो कि एक मर्मस्पर्श कहानी है। इसमें एक निम्न वर्ग का व्यक्ति रहता है और एक उच्च व्यक्ति का व्यक्ति है। इन दोनों के बीच जो घटनाएं होती हैं, जो विवाद होता है, उसी को हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने दर्शाया है कि एक अमीर व्यक्ति जब वह बहुत अमीर हो जाता है तो छोटे व्यक्ति की बातों को नहीं मानता है। वह अपने मौज मस्ती में रह जाता है, खेल कूद में रह जाता है, किसी गरीब व्यक्ति की भावनाओं को नहीं समझ पाता है। तो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी कि यह जो एक मर्मस्पर्शी कहानी है, अर्थात इसमें उच्च एवं निम्न स्थिति के भेदभाव पर, यानी इस कहानी में आपको और हमें बताया गया है, जिसमें लेखक ने विरोधी घटना, हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो विरोधी घटना है उसी की व्याख्या की गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, कहानी बहुत ही अच्छी है। जब आपको व्याख्या करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन सारांश में ही आपको समझ में आ जाएगा। जो भी ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, आप सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा इसी वीडियो में। तो विद्यार्थी, इसमें सबसे पहले तो डॉक्टर चड्ढा हैं और उनका एक बेटा है जिनका नाम कैलाशनाथ है, और उनकी एक पत्नी मीन्स जिनका नाम नारायणी है, और कैलाश की एक सहपाठी हैं जिनका नाम मृणालिनी है, और एक भगत हैं जो कि बहुत ही वृद्ध हैं, और उनकी पत्नी हैं, वह भी वृद्ध हो चुकी हैं। तो ये कुछ लोग इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। और इस कहानी में जो भगत हैं और उनकी पत्नी जो हैं, बेहद ही गरीबी को झेलते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पास 7 बच्चे थे, जिसमें से 6 बच्चे की डेथ हो चुकी है गरीबी की वजह से, या कह लीजिए कि समस्या को लेकर, बीमारी के कारण। चूँकि यह घटनाएं बहुत पहले की हैं, एक ही बालक बचा है, और भगत जो है अपनी 4 कहारों को लेकर, विद्यार्थी ध्यान देना, हम सारांश बता रहे हैं आपको, 4 कहारों को लेकर डॉक्टर चड्ढा के पास जाते हैं। और उस समय डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने की तैयारी करते हैं, और जैसे ही यह जाते हैं वह भी उधर डॉक्टर चड्ढा तैयार हो जाते हैं। यह दरवाजे पर जाते हैं चारों कहार को लेकर के, और चारों कहार उस डोली को वहाँ पर रखते हैं। डॉक्टर चड्ढा दरवाजे को खटखटाते हुए कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा 4 दिन से आंखें नहीं खोला है और आप इसे देख लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं और डांटते हैं, कहते हैं कि यह मेरे खेलने का समय है, मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूँ, कल सुबह में आना। फिर वह डॉक्टर चड्ढा मोटर की तरफ बढ़ते हैं, और जब तक वह जाते हैं, जब तक उनकी मोटर चलती है, तब तक जो है भगत उसको देखते रहते हैं। अब पीछे पीछे कुछ दूरी तक जाते हैं कि डॉक्टर साहब आप देख लीजिए, 7 बच्चों में मेरा केवल यही एक बच्चा बचा है, और इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। यदि इसे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगा। इस तरह से बातें करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप देख लीजिए, लेकिन वह डॉक्टर देखते नहीं हैं और कार में बैठते हैं, मोटर कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। फिर भगत उन चारों कहारों से कहते हैं कि इन्हें ले चलो घर, और ले करके घर आते हैं। रात कुछ समय बीतता है कि वह वृद्ध औरत मीन्स भगत की पत्नी
और भगत बैठे हुए हैं, परेशान हैं। कुछ ही पल के बाद कुछ समय बीतता है कि वह बच्चा मीन्स उनका जो लास्ट वाला बच्चा बचा था उसकी भी डेथ हो जाती है। अर्थात अब लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि इनके पास यानी अब इनका कोई सहारा बनने वाला नहीं है। जितने भी बच्चे थे बारी बारी करके सारे के सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। फिर आगे मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि इस तरह से उनका समय बीतने लगता है। भगत जी का समय दिन प्रतिदिन बीतने लगता है और अधिक यह वृद्ध हो गए, इन्हें खांसी आने लगती है। अलाव जलाकर, ठंडक के मौसम में अलाव जलाकर अपना हाथ को गर्म करते हैं, किसी तरह से पुआल को पाल करके फैला करके सोते हैं सभी लोग, दोनों लोग मीन्स। इस तरह से इनका समय बीतने लगा। बहुत ही ज़्यादा ये वृद्ध हो चुके हैं। लगभग ऐसे करते करते इनका जो समय है लगभग 20-22 साल बीत चुका। अब कहानी मुंशी प्रेमचंद जी कहानी को आगे ले चलते हैं और कहते हैं कि उधर डॉक्टर चड्ढा का जो बालक है कैलाशनाथ, उसका सालगिरह है, बर्थडे पार्टी है और फील्ड में तमाम से लोग, इसके सहपाठी, इसके मित्रगण स्कूल से और डॉक्टर चड्ढा के जो भी मित्र हैं सभी लोग वहाँ उपस्थित हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं। उसी दौरान कैलाश के मित्र प्रवेश करते हैं और उनकी एक सहपाठी है जिसका नाम मृणालिनी है और वह उनसे कहती है कि देखो कैलाश, हमेशा तुम कहते हो, पहले तो ये जान लीजिए कि कैलाश जो है एक सपेरा था, चूँकि उसका जो दिमाग था पढ़ने के साथ साथ वह सांपों को पालने का शौकीन था, सांपों को पालता था। तो जब यह स्कूल जाता था तो इसके साथ की जो बच्ची थी जिसका नाम मृणालिनी है, वह इसे कहती थी कि तुम सपेरा हो यानी सांप को पालते हो और तुम्हारे पिता एक डॉक्टर हैं, लेकिन क्या तुम कभी मुझे सांप को दिखाओगे नहीं? ये कहता था कि ठीक है, जब भी तुम घर पे आओगे तो मैं तुम्हें अवश्य दिखाऊंगा। आज वह समय आ भी गया। बहाना पहले मारता था लेकिन आज वह समय आ भी गया और यह बार बार कहती है कि आज तो मुझे देखना ही है। इसने कहा कि आज मत देखो, किसी दूसरे दिन देख लेना, लेकिन वह जिद कर देती है कि नहीं, आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, आज तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। इसके साथ के अन्य मित्र भी कहते हैं कि नहीं, आज तो बिना देखे हम लोग नहीं जाएंगे। जिद बस कैलाश जो है कहता है ठीक है, चलो आज हम आप लोगों को दिखाते हैं, जो भी हमने विषैले सर्प पाले हैं उसे दिखाते हैं। कैलाश उस रूम में जाता है जहाँ पर वह सांपों को रखे रहता है। वहाँ बीन बजाना शुरू करता है और एक एक सर्प को पिटारे से निकालना शुरू करता है, दिखाता है। उसी में इसके जो फ्रेंड्स हैं, कुछ मित्र कहते हैं कि रहने दो, अब मत दिखाओ, चलो पार्टियाँ शुरू हो रही हैं, मत दिखाओ, अभी कोई दिक्कत हो जाएगा। कभी वह गले में लपेट लेता था, कभी अपने हाथों में, लेकिन इसके जो मित्र थे वो डरते थे कि रहने दो कैलाश, अब रहने दो। लेकिन उसका एक मित्र कहा कि देखो कैलाश, तुमने इन सांपों के दांत को तोड़ दिए हैं, यानी जो दांत हैं इसके, तुमने इसे क्या किया है, तोड़ डाला है, इसलिए यह काटता नहीं है और तुम्हें काट नहीं रहा है, किसी को नहीं काट रहा। अब कैलाश जो है कहा कि नहीं मित्र, हमने आज तक किसी भी सर्प का दांत नहीं तोड़ा है, तुम्हें ना विश्वास हो तो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। उसके बाद वह एक पेटारी से बहुत ही विषैला सर्प जो था उसको निकालता है
और निकालने के साथ साथ वह उसकी गर्दन को पकड़ता है और गर्दन को इतनी तेज कैलाश पकड़ लेता है, इतना तेज उसको दबाता है कि उस विषैले सर्प का जो मुख है वह खुल जाता है और सारे दांत उसके दिखाई देने लगते हैं। और जैसे ही दिखाई देते हैं वह कहता है कि देखो मित्र, तुम लोग कहते थे कि हमने इसका दांत तोड़ दिया है, लेकिन देखो दांत दिखाई दे रहे हैं। इतना कहने के बाद उसके मित्र कहते हैं ठीक है मित्र, तुम सही कह रहे हो, दांत नहीं तोड़े, लेकिन अब इसको रख दो। और जैसे ही वह उस पेटारे में रखता है, जैसे उसका हाथ छूटता है उस सर्प के गर्दन से, वैसे ही वह सर्प जो है गुस्से में आकर के कैलाश के हाथों में काट लेता है। जैसे ही सांप काटता है, तुरंत कैलाश दौड़ते हुए अपने उस रूम में जाता है जहाँ पे ये जड़ी बूटी रखा रहता है और मेज की दरार से एक जड़ी बूटी निकालता है और कहता है मृणालिनी से कि जाओ तुम इसे तुरंत पीस करके लाओ, अभी सही हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वह अचेत होने लगा, बिस्तर पे लेटा और अचेत हो गया, यानी बेहोश हो गया। पूरे माहौल में, यानी जो भी फंक्शन था, पूरा माहौल जो है चिल्लाने लगा, भगदड़ मच गई वहाँ पर। क्या हो गया, क्या हो गया? चारों तरफ हाहाकार मच गया कि कैलाश को सर्प ने काट लिया और डॉक्टर चड्ढा के पास यही तो एक बेटा है। वैसे डॉक्टर चड्ढा के पास 2 बच्चे थे, एक बच्ची थी जो बड़ी थी, उसकी शादी हो चुकी थी, और यह जो है लगभग 20 वर्ष का हो चुका है बालक, मीन्स कैलाश। तो प्यारे बच्चों, इतना होने के बाद मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि यहाँ तक जब हुआ तो कैलाश परेशान हो जाते हैं। कैलाश तो बेहोश में रहते हैं, मीन्स कैलाश के पिताजी यानी डॉक्टर चड्ढा परेशान हो जाते हैं और चारों तरफ यह बात फैल जाती है कि यही एक ही तो आंखों के तारा थे डॉक्टर चड्ढा के, अगर यह नहीं रहे तो इनका सहारा कौन रहेगा, इनकी सारी रोशनी ही समाप्त हो जाएगी। अब डॉक्टर चड्ढा और परेशान हो गए। 20 वर्ष का वह बालक, अभी उसकी सर पर सहरा भी बंधना बाकी था। ये सारी बातें उसके पिता मीन्स डॉक्टर चड्ढा साहब सोच रहे थे और उन्होंने शर्त लगा दी कि अगर कोई भी मेरे बच्चे को, पहले तो ये अपने बच्चे से कहते हैं, जब वह बेहोशी की हालत में जाता है तो उसके हाथ को यानी उंगली को काटने की बात करते हैं, लेकिन कैलाश कहता है कि नहीं पिताजी, उंगली नहीं काटना है, अभी जड़ी बूटी से सही हो जाएगा। लेकिन जड़ी बूटी जरा सा भी काम नहीं की। उसके बाद उन्होंने शर्त रखी उस महफिल में कि जो भी मेरे बालक को बचा लेगा मैं उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा धन दे दूंगा, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को बचा ले। एक महाशय जी, कोई बहुत ही ज्ञानी या कह लीजिए कि जो झाड़ फूक करने वाला था, जिसमें वह बहुत ज़्यादा ज्ञानी था, उसको बुला करके लाते हैं और वह आता है, आंखों को खोलता है, इनकी देखता है, लेकिन जवाब दे देते हैं वह साधु महाराज और वापस चले जाते हैं। बहुत कोशिश किया गया लेकिन ठीक नहीं होते हैं। उधर कुछ दूरी पर, लगभग 1-2 मील की दूरी की यह घटना है, मीन्स जहां डॉक्टर चड्ढा का मकान है वहां से लगभग 1 से 2 मील की दूरी पर भगत का घर पड़ता था और खबर वहां तक पहुंच गई। रात हो चुकी थी। कोई जाते हैं, कहते हैं अरे भगत कुछ सुने हो? भगत कहते हैं क्या? तो कहे अरे वही जो डॉक्टर चड्ढा साहब हैं, उनका एक ही बेटा है और उनको सर्प ने काट लिया है और लगता है कि वो बचेंगे नहीं। चारों तरफ हाहाकार मचा है और उन्होंने शर्त भी रख दी है कि अगर कोई मेरे बालक को बचा लेगा तो मैं उसे इतना पैसा दूंगा। तो डॉक्टर
कि इस बात को जब ये भगत के सामने एक व्यक्ति कहता है तो कहते हैं कि मैं उसके पास क्यों जाऊं, वही ना जो छावनी के पास एक मकान में रहते हैं, बिल्डिंग में। ये कहते हैं हाँ हाँ वही। फिर भगत कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद वह वृद्ध व्यक्ति चला जाता है कह करके, वह युवक। लेकिन पहली बार ऐसा था कि जब भगत किसी को झाड़ने फूकने के लिए जाने से इनकार कर रहे हैं। उन्हें नींद नहीं आ रही इस बात को सोचकर, जब वो बिस्तर पे जाते हैं नींद ही नहीं आ रही है। और एक बार वह दरवाजा खोलते हैं, लाठी को उठाते हैं, जाने की कोशिश करते हैं कि उनकी पत्नी वृद्ध औरत कहती है कि कहाँ जा रहे हो इतनी ठंडक में। तो ये कहें नहीं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस देख रहा हूँ कि रात कितनी बीत गई। फिर सो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी इनका हृदय नहीं मानता है, मन नहीं मानता है। और फिर जैसे ही इनकी औरत को नींद लगता है वैसे ही दरवाजे को खोलते हैं और लाठी को उठा करके आराम से निकल देते हैं। रास्ते में इन्हें गांव में ही रास्ते में चौकीदार मिलते हैं। और जैसे ही चौकीदार मिलते हैं कहते हैं कि क्या भगत तुम इतनी रात कहाँ चल दिए। तो भगत कहते हैं कि साहब देख रहा हूं कि कितनी रात बीत गई है। कहें ठीक है लेकिन कुछ सुने हो। तो भगत कहते हैं क्या। चौकीदार कहते हैं कि अरे उधर डॉक्टर चड्ढा के पास एक ही बेटा था और उसे किसी जहरीले सर्प ने काट लिया, और अगर जाओगे तो बड़े आदमी बन जाओगे। अगर उसे तुम झाड़ फूंक कर सही कर दोगे तो तुम्हारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। और उन्होंने 10,000 रुपये देने के लिए भी कहे हैं। भगत चौकीदार से कहता है कि साहब 10,000 नहीं 10 लाख रुपए वह मुझे दें, लेकिन उस पैसे से मैं क्या करूंगा। मैं तो किसी दिन मर जाऊंगा और उसे भोगने वाला कौन रहेगा जब मेरे पास कोई बच्चे ही नहीं हैं। ठीक है तुम्हारी मर्जी। मीन्स चौकीदार कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, जाओ या न जाओ। इतना कह के चौकीदार चले जाते हैं और भगत सोचने लगते हैं। फिर उनका दिल नहीं मानता है और वह धीरे से निकल लेते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं कुछ दूरी पर फिर दो व्यक्ति बात करते हुए जाते हैं रास्ते में कि बेचारे डॉक्टर चड्ढा के पास एक ही लड़का था और पता नहीं क्या हुआ, बचा कि नहीं बचा, और तरह तरह की बातें। और जैसे ही भगत को यह बात कान में पड़ती है कि इनकी उत्तेजना और बढ़ जाती है और तेजी के साथ लाठी को लेकर के खटखट खटखट करते हुए डॉक्टर चड्ढा के घर पहुंच जाते हैं उसी रात। और दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। उसके बाद आवाज़ देते हैं कि साहब साहब। तो उस अंधेरे में डॉक्टर चड्ढा आते हैं और दरवाजे को खोलते हैं। कहते हैं कि देखिए आप कहाँ आए हैं, मैं इस समय किसी को देखूंगा नहीं। अर्थात उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति आया है मुझसे दवा करवाने के लिए कि दवा कर दें। लेकिन ये कहते हैं कि मैं दवा नहीं किसी का करूंगा, किसी भी मरीज को मैं देखूंगा नहीं आज के दिन, और मेरे सामने ऐसी समस्याएं हैं। ये कहते हैं कि नहीं साहब मैं तो उसी बालक को देखने आया हूँ, हो सकता है भगवान जो है कारसाज है, आपका बच्चा ठीक हो जाए, मुझे अंदर तो ले चलिए। कहते हैं कि ठीक है ले चलता हूँ। और अंदर ले गए, उसको देखे। उसके बाद डॉक्टर चड्ढा से कहते हैं कि कहारों को बुलाइए। कहार आते हैं और कहते हैं कि पानी जितना हो सके मटका से पानी लाइए और इन्हें बाहर ले चलिए। कैलाश को बाहर ला करके लिटाया जाता है। फिर उसके सिर पर कहार लोग पानी गिराना शुरू करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी गिराते हैं। और भगत जो है मंत्र को फूंकते हैं, मारते हैं, मंत्र का जाप करते हैं और जो जड़ी बूटी है उसे बार बार प्रत्येक मंत्र के बाद जो है उसे सूंघा देते हैं। यह प्रक्रिया लगभग 2 से 2.5 घंटे भगत ने किया उस बालक के साथ। और जैसे ही सूर्य निकलना शुरू हुआ कि वह बालक भी सूर्य के साथ वह भी उठकर खड़ा हो गया। और जब वह खड़ा हो गया,
जब उसे होश आ गई, वह सही हो गया, तो भगत आराम से वहाँ से निकल लिए और उस दौरान जो है डॉक्टर चड्ढा शायद कहीं चले गए थे। वैसे भी रात में तो ये पहचाने नहीं थे कि यही भगत हैं। उनकी पत्नी खुश हो जाती हैं और आती हैं, डॉक्टर चड्ढा से कहती हैं कि वह कहाँ गए, और मैं तो उनके लिए कंगन वगैरह तमाम जेवरात ला करके देना चाहती थी, वो कहाँ चले गए, खोजियो तो कहाँ गए। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि हमने भी कोशिश किया लेकिन हमको कहीं दिखाई नहीं दिए। एक व्यक्ति से पूछते हैं डॉक्टर चड्ढा कि क्या तुमने देखा है? तो उन्होंने कहा कि साहब मैंने तो एक चिलम गांजा देने की कोशिश किया, तंबाकू देने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने तंबाकू भी मुझसे नहीं लिया और रात में ही वो चले गए, अंधेरे में ही चले गए। डॉक्टर चड्ढा को एहसास हुआ और कहे कि मुझे जैसे ही उजाला हो रहा था मैंने उन्हें पहचान लिया, यह वही हैं जो एक बार अर्थात कुछ समय पहले अपने एक बालक को लेकर के आए थे दिखाने के लिए, और उस समय मैं गोल्फ खेलने के लिए निकल पड़ा था और मैं उनसे अवश्य क्षमा मांगूंगा जाकर उनके पास, वह तो मुझसे कुछ लेंगे नहीं। वो कहते हैं कि वह मुझसे कुछ नहीं लेंगे, वह तो केवल सौदागर हैं, देने वाले हैं, सबको देने वाले हैं, वह कुछ नहीं लेंगे, मैं उनके पास जाकर उनसे माफ़ी मांगूंगा। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से इस कहानी का यही सारांश है और आपको अगले वीडियो में हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। जितना भी आपके इस चैप्टर में है, इस कहानी में है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। वैसे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी हम आपको इसकी व्याख्या लाइन टू लाइन या कह लीजिए पैरा टू पैरा आपको बता देंगे। धन्यवाद।